वेलकम टू दी आयु स्टूडियो। नमस्ते। तो आज का हमारा विषय थोड़ा सा गंभीर है, पर यकीन मानिए बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे डूबने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में। हम देखेंगे कि शरीर पानी में जाते ही कैसे रिएक्ट करता है, फिर उस क्रिटिकल टाइम पर नज़र डालेंगे जहां हर एक सेकंड मायने रखता है। इसके बाद लक्षण क्या हैं, इलाज के तरीके क्या हैं और आखिर में मृत्यु के कारण क्या होते हैं। ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस और मैकेनिज्म से। मतलब जैसे ही कोई इंसान पानी में गिरता है, उसके शरीर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, क्या बदलाव आते हैं। आइए इसकी पहली प्रतिक्रिया को समझते हैं। अच्छा, जब कोई पानी में गिरता है ना, तो वो फौरन डूब नहीं जाता। पहले बॉडी सतह पर यानी सरफेस पर वापस आने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइंस है बॉयंसी, जिसे हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो फैट होता है लगभग 10% और कपड़ों में जो हवा फंसी होती है, ये दोनों चीजें मिलकर शरीर को तैरने में मदद करती हैं। तो अब देखिए, जिसे तैरना आता है वो तो तैरने लगेगा, है ना। लेकिन जिसे नहीं आता, बस वहीं से असली स्ट्रगल शुरू हो जाती है। व्यक्ति हाथ पैर मारता है, सांस लेने की कोशिश करता है, मदद के लिए चिल्लाता है, और इसी चक्कर में पानी अंदर चला जाता है। ये पानी सांस की नली में एक जलन पैदा करता है, जिससे जाहिर है खांसी आती है, म्यूकस बनने लगता है। धीरे धीरे फेफड़ों में हवा की जगह पानी ले लेता है और फिर शरीर भारी होकर नीचे जाता है और आखिर में इंसान बेहोश हो जाता है। हमने अक्सर सुना है कहावतों में कि डूबने वाला आदमी 3 बार ऊपर आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक तौर पर यह बात गलत है। सच तो ये है कि ये उठने और डूबने का सिलसिला तब तक चलता रह सकता है जब तक कि वो इंसान संघर्ष करते करते बिल्कुल थक कर बेहोश ना हो जाए। ओके, अब हम आते हैं इसके सबसे क्रूशल हिस्से पर, घातक अवधि यानी द फेटल पीरियड। ये वो वक्त होता है जिसके बाद बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये टाइम पानी के टाइप पर डिपेंड करता है। देखिए, डूबने के केस में फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, दोनों तरह के पानी में अलग अलग स्पीड से होती है, और इसीलिए बचने की जो टाइम लिमिट है वो भी अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति ताज़े पानी में डूब रहा है, जैसे नदी या तालाब, तो हाइपोक्सिया से मौत होने में आमतौर पर सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। जी हाँ, बस इतना सा टाइम। समय यहाँ बहुत ही कम होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर कोई खारे पानी में डूब रहा है, जैसे कि समुंदर में, तो वहाँ फेटल पीरियड थोड़ा लंबा होता है। यहाँ मौत 8 से 12 मिनट में हो सकती है। ये जो फर्क है, ये इस वजह से है कि हमारी बॉडी दोनों तरह के पानी पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। पर यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। कुछ खास मामलों में, जिसे एटिपिकल कहते हैं, खासकर ठंडे पानी में, किसी व्यक्ति को 20 मिनट के बाद भी सक्सेसफुली रिवाइव किया जा सकता है। इसलिए कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डूबने के बाद शरीर पर क्या क्या लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं, बाहरी और आंतरिक। एक्सटर्नल साइंस की बात करें तो सबसे कॉमन है नाक और मुंह से निकलने वाला सफेद चिपचिपा झाग। इसके अलावा एक चीज होती है कैडावरिक स्पैज्म। इसमें पीड़ित के हाथों में घास फूस या रेत जैसी चीजें मजबूती से पकड़ी हुई मिलती हैं। ठंडे पानी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे हम गूस स्किन कहते हैं, और पानी में ज्यादा देर रहने से हाथ पैर बिल्कुल सूज कर वॉशर वुमन जैसे हो जाते हैं। शरीर पर तो असर होता ही है, पर मन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से इंसान मेंटली कंफ्यूज हो जाता है। कुछ केसेस में पुरानी भूली हुई यादें एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगती हैं। सीने में बहुत तेज दर्द होता है और ऐसी आवाजें सुनाई या चीजें दिखाई दे सकती हैं जो असल में वहां है ही नहीं। ये सब दिमाग का ऑक्सीजन की कमी के प्रति एक रिस्पॉन्स होता है। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है। आप इस स्लाइड में उस सोर्स मटेरियल का एक हिस्सा देख सकते हैं जहां इन सभी क्लिनिकल साइंस और ट्रीटमेंट के सिद्धांतों को डिटेल में समझाया गया है। ये जो हमारा विश्लेषण है, इसका यही आधार है। तो अगर किसी को डूबने से बचा लिया जाए, तो उसके बाद फौरन क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? अब हम इसके प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे। ट्रीटमेंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है शरीर के मेन फंक्शंस को वापस से ठीक करना। इसमें आते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से ब्लड गैस लेवल्स को आम करना, ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करना,
इलेक्ट्रोलाइट्स देकर एसिड बेस बैलेंस बनाना, दिल और सांस की क्रिया को फिर से शुरू करना और शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल करना। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सिम्टम्स के हिसाब से इलाज किया जाता है। फ्रेश वाटर के केसेस में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए डिफिब्रिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं सॉल्ट वाटर के केसेस में पेशेंट को उठाकर बैठाना और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग देना अहम है। इसके साथ साथ एंग्जाइटी कम करने के लिए सेडेटिव्स और इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर डूबने से मौत के पीछे के मुख्य कारण क्या-क्या होते हैं? मौत का सबसे बड़ा कारण होता है एस्फिक्सिया, यानी कि दम घुटना। ये पानी, झाग या गले की मांसपेशियों के अचानक सिकुड़ने से होता है। जैसा हमने पहले बात की, फ्रेश वाटर में वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन और सॉल्ट वाटर में पल्मोनरी ईडीमा भी मौत के बड़े कारण हैं। इनके अलावा न्यूरोजेनिक शॉक और दिमाग में सूजन आना यानी सेरेब्रल ईडीमा भी मौत की वजह बन सकते हैं। इनके अलावा कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे हाइपोथर्मिया यानी शरीर का ठंडा पड़ जाना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पानी से होने वाला कोई इन्फेक्शन, गिरते वक्त लगी चोट या फिर बेहद थकान। एक और बहुत गंभीर चीज़ है सेकेंडरी ड्राउनिंग सिंड्रोम, जिसमें पानी से बचाने के कई घंटों बाद भी उस व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर सकता है। तो आज हमने डूबने की पूरी प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक नज़र से समझा, बॉयंसी से शुरू करके फेटल पीरियड तक और इलाज से लेकर आखिरी अंजाम तक। ये सारी जानकारी हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। शरीर की इन प्रतिक्रियाओं को ठीक से समझना रोकथाम और फर्स्ट एड के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये कैसे एक जिंदगी और मौत के बीच का फ़र्क बन सकता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगली बार मिलेंगे, अपना ध्यान रखें।